हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार से फिर स्वागत है आपके अपने शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। और अपन बात कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, जैसे कि मैं सुरेंद्र चौधरी आपको फर्स्ट ग्रेड नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ज्योग्राफी के टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, या आप कोई भी पीजीटी दे रहे हो, पीजीटी का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट पीजीटी हो या डीएसएसपी हो या एनवीएस हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, ठीक है, सारे ये जो टॉपिक हैं आपको सभी में काम आने वाले हैं। आज अपन बात करेंगे, जैसा कि अपन ने लास्ट 3 क्लास ली हैं कोपेन और थार्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण को लेकर, तो इसमें अपन ने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखा, उसके आधार पे विश्व के सामान्य वर्गीकरण हमने देखा। कोपेन के आधार पे विश्व का जलवायु वर्गीकरण कौन कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, या कौन सी जलवायु पृथ्वी पर या विश्व में कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद उस जलवायु वर्गीकरण के एक दो जलवायु भाग जो हैं वो रह गए हैं, जैसे टैगा टुंड्रा हैं, वो आज अपन देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे थार्नथ्वेट का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण आज कंप्लीट होगा और थार्नथ्वेट का वर्गीकरण जो छोटा सा है वो भी आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ अपन जो जलवायु वाला अपन पोर्शन है, हम फर्स्ट ग्रेड को लेकर चल रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टारगेटेड है, उसके साथ जलवायु वाला जो पार्ट है वो आपका खत्म हो जाएगा, जलवायु वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, मैं सोच रहा हूँ कार्टोग्राफी स्टार्ट करने की। जैसा कि आपको पता है जो टफ टॉपिक हैं, मानचित्र कला या कार्टोग्राफी जो है आपकी, वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि यदि आप वीडियो शेयर करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो बनाएं। जैसा कि आपको काफ़ी लंबे समय बाद आज वीडियो मिल रही होगी, क्योंकि कुछ टाइम का अभाव था, इसलिए वीडियो आपको नहीं मिल पाई। अब से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगी। तो एक यही रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। और यदि आपकी कोई क्वेरीज हों तो हमें बताएं। ठीक है, और यदि आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो हमें भी अंदर से लगेगा या हमारा मन होगा कि हम आपको कंटिन्यू वीडियो देते रहें। ठीक है, यदि आप इस तरह सपोर्ट नहीं करोगे तो वीडियो बनाने में आगे दिक्कत होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। कोपेन व थार्नथ्वेट का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने कोपेन के वर्गीकरण, विश्व का जलवायु जो वर्गीकरण था उसमें अपन ने 10 प्रकार की जलवायु देख ली थी। ठीक है, 10 प्रकार की जलवायु अपन ने देख ली थी। आज अपन बात करेंगे टैगा और टुंड्रा जलवायु के बारे में। ठीक है, टैगा या टुंड्रा जलवायु के बारे में अपन बात करेंगे। देखो, यह है आपका 60 डिग्री अक्षांश और यह है आपका 75 डिग्री अक्षांश। 60 डिग्री अक्षांश और 75 डिग्री अक्षांश, 60 से 75 के बीच में जो जलवायु मिलती है उसको अपन कहते हैं टैगा जलवायु। टैगा या उप आर्कटिक भी कहते हैं इसको, टैगा या उप आर्कटिक। ठीक है, और इसके जो 75 डिग्री से ऊपर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो यहां पे मिलती है आपको टुंड्रा जलवायु। और इसको टुंड्रा को अपन ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, तो अगला जो 11वां नंबर की जलवायु है वो है आपकी टैगा या उप आर्कटिक जलवायु, जो कि 60 डिग्री से 75 डिग्री अक्षांशों के बीच देखने को मिलती है। उससे 75 से ऊपर यदि जाएंगे अपन तो वहां पे आपको टुंड्रा जलवायु देखने को मिलती है। इन दोनों को अलग करने वाली एक तापीय समताप रेखा की यदि बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा इनको अलग करती है। यानी कि टैगा जलवायु और टुंड्रा जलवायु को 10 डिग्री समताप रेखा एक दूसरे को अलग करती है। ठीक है, तो
पहली 11 भी लेंगे, लास्ट क्लास हो तो लास्ट क्लास में अपने 10 प्रकार की जलवायु तक बता दिया था, आज लेंगे अगली 11वीं, और 11वीं है टैगा या उप आर्कटिक जलवायु। टैगा या उप आर्कटिक जलवायु कहां पर मिलती है? 60 डिग्री से 75 डिग्री अक्षांशों के बीच। पहले तो इसको DC एंड DD कहते हैं, DC एंड DD, ठीक है, ये इसका कोडिंग है, जो कि कोडिंग मैंने आपको बताया था, DC एंड DD। इसके बाद ये मिलती कहाँ पे है? तो ये मिलती है 60 डिग्री से 75 डिग्री नॉर्थ। इसकी मेन विशेषता यही है कि ये केवल उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है। ये जो जलवायु क्षेत्र है ये उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है, दक्षिण गोलार्ध में धरातल की कमी है, धरातल की कमी के कारण इस प्रकार की जलवायु कम पाई जाती है, ठीक है। तो मेन बात यही है कि टैगा या उप आर्कटिक जलवायु जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलती है, ठीक है। इसे अपन टैगा, साइबेरियन या बोरियल प्रकार की जलवायु भी कहते हैं, टैगा, साइबेरियन या बोरियल प्रकार की। तो मैं साथ ही लिखता हुआ चलता हूं, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में मिलती है, उत्तरी गोलार्ध में मिलती है, ठीक है। इसे टैगा, बोरियल या साइबेरियन जलवायु भी कहते हैं, ठीक है। इसे टैगा, बोरियल या साइबेरियन प्रकार की जलवायु भी इसको कहते हैं। यहां पर सूक्ष्म तापीय जलवायु देखने को मिलती है, सूक्ष्म तापीय वनस्पति, सूक्ष्म तापीय वनस्पति मिलती है, यहां पे वनस्पति देखने को मिलती है। कौन सी? सूक्ष्म तापीय, यानी कम तापमान से अपनी वृद्धि करने वाली ऐसी वनस्पति जो कम तापमान से अपनी वृद्धि कर लेती है, ठीक है। इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। ये आर्थिक रूप से उपयोगी होती है, आर्थिक रूप से उपयोगी ये जो वनस्पति है, यानी कि आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी है, इसलिए इसको आर्थिक रूप से उपयोगी वनस्पति अपन कह रहे हैं, ठीक है। इसमें जो जलवायु वृक्षों की यदि बात करें तो देवदार है, स्प्रूस है, फर है, ये प्रमुख वृक्ष देखने को मिलते हैं। प्रमुख वृक्ष देवदार, फर, स्प्रूस और चीड़, ये प्रमुख वनस्पति देखने को मिलती है। और इन वनस्पतियों को जो काटने वाले होते हैं, जो कि प्रमुख रूप से कनाडा वाले क्षेत्र में मिलती है, और कनाडा में इस वनस्पति को काटने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको अपन लिम्बरजैक कहते हैं। इन्हें काटने वाले श्रमिक लिम्बरजैक कहलाते हैं। इन्हें काटने वाले श्रमिक कनाडा में लिम्बरजैक कहलाते हैं, लिम्बरजैक कहलाते हैं। और ये जो जलवायु क्षेत्र है ना, इसमें तापांतर अधिक देखने को मिलता है, तापांतर अधिकतम मिलता है यहाँ, ठीक है। तो ये है आपकी टैगा या उप आर्कटिक जलवायु, 60 से 75 डिग्री अक्षांश के बीच केवल नॉर्थ में देखने को मिलती है। इसे अपन टैगा, बोरियल या साइबेरियन जलवायु कहते हैं। सूक्ष्म तापीय वनस्पति देखने को यहाँ पे मिलती है। आर्थिक रूप से ये वनस्पति उपयोगी होती है। देवदार, फर, स्प्रूस और चीड़ ये प्रमुख वृक्ष हैं, और इन्हें काटने वाले जो श्रमिक हैं कनाडा में उनको लिम्बरजैक के नाम से जानते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट दूसरी है आपकी टुंड्रा जलवायु, 12वीं टुंड्रा जलवायु, जो कि आपको मिलती है 75 से और ध्रुवों के बीच, 75 से 90 डिग्री अक्षांश या ध्रुवों के बीच देखने को मिलती है, यानी अपन कह सकते हैं 70 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच। इसको अपन ईटी कहते हैं, ईटी, ईटी यानी कि हिमाच्छादित जो जलवायु होती है। हिमाच्छादित जलवायु देखो ये ध्रुवों पर मिलती है, ठीक है, ध्रुवों पर मिलती है, वनस्पति यहाँ पे कम पाई जाती है और वर्ष भर हिमाच्छादित ये क्षेत्र रहता है, ठीक है, इस प्रकार की जलवायु का। और यहाँ पे जो वनस्पति मिलती है वो हेक्स्टोथर्मल, जैसे कि मैं कोपेन ने बताया था उसी प्रकार से जो यहाँ पे वनस्पति मिलती है ध्रुवीय क्षेत्रों में वो हेक्स्टोथर्मल प्रकार की वनस्पति कहलाती है। अब इस टुंड्रा जो जलवायु है ये भी दो प्रकार की होती है, ध्रुवीय टुंड्रा, एक तो होती है ध्रुवीय टुंड्रा और एक होती है अल्पाइन टुंड्रा। ध्रुवीय टुंड्रा जो होती है वो मिलती है ध्रुवों पर, और जो अल्पाइन टुंड्रा होती है वो मिलती है पर्वतों के ऊंचे भागों में। ध्रुवीय और अल्पाइन दो अलग अलग पार्ट हैं इसके, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्रुवों पर मिलती है, वनस्पति हेक्स्टोथर्मल प्रकार की होती है, वनस्पति हेक्स्टोथर्मल प्रकार की होती है। यहाँ पे जो वनस्पति मिलती है वो कैसी होती है, हेक्स्टोथर्मल प्रकार की, ठीक है। न्यूनतम वनस्पति में वनस्पति कम ही पाई जाती है वैसे, और वो जो पाई जाती है वो कैसी होती है, हेक्स्टोथर्मल प्रकार की। यहाँ पे लिख देता हूँ कम वनस्पति, ठीक है। इसके बाद यदि बात करते हैं तो ध्रुवों पे मिलती है वनस्पति हेक्स्टोथर्मल प्रकार की होती है, और जो वृक्ष होते हैं वो लाइकेन या घास, छोटी मोटी घास मिलती है, वनस्पति लाइकेन घास, लाइकेन या घास छोटी मोटी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसके दो पार्ट हैं, यानी कि दो तरीके से ये देखने को मिलती है। एक तो होती है ध्रुवीय ध्रुवीय या आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा, ध्रुवीय या आर्कटिक टुंड्रा, और दूसरी होती है ये अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। ध्रुवीय या आर्कटिक टुंड्रा है ये तो मिलती है उच्च अक्षांशों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, उच्च अक्षांशों या ध्रुवीय क्षेत्रों में। और जो अल्पाइन टुंड्रा है ये मिलती है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, लगभग 3000 मीटर से ऊपर, ठीक है। टुंड्रा जलवायु जो है ईटी प्रकार की जलवायु है, आपकी हिमाच्छादित रहती है, वर्ष भर 70 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच देखने को मिलती है। वनस्पति हेक्स्टोथर्मल प्रकार की है जिसमें लाइकेन या घास ऐसी कुछ वनस्पति मिलती है। इसके बाद ध्रुवीय, ये दो प्रकार की है टुंड्रा, ध्रुवीय आर्कटिक टुंड्रा या अल्पाइन टुंड्रा। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो मिलती है उसको अपन ध्रुवीय आर्कटिक टुंड्रा कहते हैं, और अल्पाइन क्षेत्रों में जो देखने को मिलती है उसे उच्च अल्पाइन क्षेत्रों में या अल्पाइन टुंड्रा जो होती है वो उच्च अक्षांशीय उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ऊंचाई की यदि बात करें 3000 मीटर से ऊपर इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। तो ये विश्व का जलवायु वर्गीकरण था कोपेन के आधार पे, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे थार्नथ्वेट का वर्गीकरण। थार्नथ्वेट का
देखो थार्नथवेट महोदय ने सबसे पहले 1931 में उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण किया था। सबसे पहले 1931 में उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण किया। उसके बाद 1933 में इन्होंने पूरे विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया। सबसे पहले 1931 में थार्नथवेट महोदय ने महोदय ने 1931 में उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण किया। केवल उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का जलवायु वर्गीकरण किया। ठीक है। उसके बाद 1933 में संपूर्ण विश्व का 1931 में संपूर्ण विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 1931 में उत्तरी अमेरिका का और 1933 में संपूर्ण विश्व का या संपूर्ण पृथ्वी का जलवायु वर्गीकरण इन्होंने किया था। एक मिनट, अरे डाल दिए मैंने 14। हाँ, तो 1933 में विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया और इसके आधार जो थे तो तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता के आधार पर तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता। तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता इसके आधार थे किसके? जलवायु वर्गीकरण के। उसके बाद 1948 में इन्होंने संशोधन किया। 1948 में संशोधन किया। 1948 में इन्होंने संशोधन किया और संभाव्य वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन संभाव्य संशोधन किया और संभाव्य वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन को भी आधार माना। तो सबसे पहले थार्नथवेट महोदय ने 1931 में अपना वर्गीकरण दिया जो उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण था। उसके बाद 1931 में उत्तरी अमेरिका का और 1933 में संपूर्ण विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके आधार की यदि बात करें तो तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता इसके आधार थे। और 1948 में इन्होंने संशोधन किया और उस संशोधन में इन्होंने संभाव्य वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन को भी अपना आधार इसमें माना था। ठीक है, अब देखेंगे वर्षण प्रभाविता या तापीय दक्षता क्या होते हैं। देखो, वर्षण प्रभाविता के आधार पर इन्होंने आर्द्रता मंडल बांटे, यानी पूरी पृथ्वी पर या पूरे विश्व में या पूरे ग्लोब पर आर्द्रता मंडलों में बांटा था वर्षण प्रभाविता के आधार पर। और तापीय दक्षता आधार पर इन्होंने ताप मंडलों में पूरी पृथ्वी को बांटा। तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता और कुछ अन्य संकेतों को मिलाकर इन्होंने पूरे विश्व का जलवायु वर्गीकरण दिया था। इसने पूरे विश्व को 32 जलवायु खंडों में बांटा था। किसके आधार पे? तापीय दक्षता, वर्षण प्रभाविता और अन्य कुछ छोटे संकेतकों के आधार पर। तो देखते हैं वर्षण प्रभाविता क्या होती है और तापीय दक्षता क्या होती है।
वर्षण प्रभाविता। वर्षण प्रभाविता जिसको अपन बोलते हैं पीई। वर्षण प्रभाविता इसको अपन बोलते हैं पीई। पीई का मतलब है प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है। वर्षण प्रभाविता, देखो वर्षण प्रभाविता क्या है, जैसे बरसात हुई, ठीक है, बरसात हुई, उस वर्षा का कितना जल वनस्पतियों के उपयोग में आ रहा है, वनस्पतियों की वृद्धि के उपयोग में आ रहा है। देखो कुल बरसात हुई, कुल बरसात में से कुछ जल तो क्या है, बाष्प बन के उड़ गया, लेकिन जो जल बच गया वो ही आएगा वनस्पतियों की वृद्धि में काम आएगा। तो उस जल को इन्होंने कहा था वर्षण प्रभाविता या प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। तो इसको कह सकते हैं अपन, इसका तात्पर्य सीधा लिख देता हूं, इसका तात्पर्य कुल वार्षिक वर्षा में से, कुल वार्षिक वर्षा में से, कुल वार्षिक वर्षा में से जो भाग वनस्पति की वृद्धि में काम आता है। यानी कि जो कुल बरसात हुई, वार्षिक वर्षा की बात कर रहा है, वर्ष में जितनी बरसात हुई उसमें से कितना जल तो बाष्प बन के उड़ गया, यानी कि कितना जल बाष्प बन के उड़ गया, उसमें से जो जल बचा है वो आएगा वनस्पति की वृद्धि में काम, और वही कहलाते हैं आपकी वर्षण प्रभाविता। और वर्षण प्रभाविता को निकालते कैसे हैं, कुल मासिक वर्षा में, कुल मासिक वर्षा में कुल बाष्पीकरण का भाग दिया जाता है, तो इसे कुल मासिक वर्षा में वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन का भाग देकर निकालते हैं। यानी कि कुल मासिक वर्षा है, और उस मासिक वर्षा में जो उसी मास में या उसी महीने में जो बाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन हुआ है उसमें उसका भाग दे देते हैं। इसके सूत्र की यदि बात करें तो इसका सूत्र है पीई। पीई का मतलब है प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस बराबर, देखो ये आंकड़े फिक्स हैं, सूत्र में ही है ये नहीं कि कहीं से आए हुए हैं या हमने कैलकुलेशन करके इनको निकाला है। R बटे T-10 की पावर 10/9, तो ये इसका सूत्र है प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस निकालने का 11.5, ठीक है, कोष्टक में R बटे T-10 की पावर 10/9, ठीक है। इसमें यदि बात करें तो R क्या है, तो R है औसत मासिक वर्षा, R क्या है औसत मासिक वर्षा, और T क्या है औसत मासिक तापमान। R का मतलब रेन, तो R बराबर औसत मासिक वर्षा, और T बराबर टेम्परेचर, R बराबर रेन और T बराबर टेम्परेचर, तो औसत मासिक तापमान। देखो ये फारेनहाइट में होना चाहिए, और ये वर्षा इंच में। इस सूत्र से निकाल सकते हैं अपन वर्षण प्रभाविता। पीई बराबर 11.5 कोष्टक में R बटे T-10
की पावर 10/9। R बराबर औसत मासिक वर्षा और T बराबर औसत मासिक तापमान। ठीक है, ये है वर्षण प्रभाविता। इसके बाद अब देखो, इस वर्षण प्रभाविता के आधार पर, इस वर्षण प्रभाविता के आधार पर 5 आर्द्रता मंडल बताए इन्होंने। 5 आर्द्रता मंडल बांटे। कौन कौन से आर्द्रता मंडल हैं वो अपन उनके आधार पर उन्होंने कुछ संकेत दिए और उन संकेतों के आधार पर आर्द्रता मंडल बताए। तो आगे देखते हैं, वर्षण प्रभाविता के आधार पर वर्षण प्रभाविता के आधार पर 5 आर्द्रता मंडल बताए। 5 आर्द्रता मंडल बताए। पृथ्वी को संकेतों के आधार, जैसे कोपेन ने बांटा था ना ABCDE, ऐसे इन्होंने ABCDE में बांट के उनको आर्द्रता मंडल बताया वर्षण प्रभाविता के आधार पर। तो इसमें देखते हैं, पहले तो है संकेताक्षर। कुछ संकेताक्षर इन्होंने काम में लिए थे, वो है यहाँ पे संकेताक्षर। उसके बाद है आर्द्रता मंडल, ठीक है, और उसके बाद है वर्षण प्रभाविता इंडेक्स, यानी कि पीई इंडेक्स लिख सकते हैं, पीई इंडेक्स। पी इंडेक्स से मतलब है इस संकेताक्षर में ये आर्द्रता मंडल है और इसमें पी इंडेक्स वर्षण प्रभाविता इतनी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें संकेताक्षरों की यदि बात करें तो संकेताक्षर मिलते हैं A, B, C, D और E, यानी 5 संकेताक्षर दिए इन्होंने A, B, C, D और E। इन संकेताक्षरों में आर्द्रता मंडलों की यदि बात करें तो पहला है तर या अति आर्द्र, तर या अति आर्द्र, यानी कि जहां पर ए संकेताक्षर आपको मिलेगा वहां पे तर या अति आर्द्र आर्द्रता मंडल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और बी में है आर्द्र, बी संकेत में आर्द्रता मंडल आएगा आर्द्र। इसके बाद उपाद्र, सी में है उपाद्र, उपाद्र, ऐसे लिखो उपाद्र। ठीक है, ए में तर या अति आर्द्र, बी में आर्द्र, सी में उपाद्र और डी में है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क और ई में है शुष्क, है शुष्क। अब यदि बात करें अपन पीई इंडेक्स की, तो पीई इंडेक्स मिलता है, देखो याद करने के लिए या ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं, नीचे से आपको ऊपर की ओर लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। यदि पीई इंडेक्स 16 से कम है, पीई इंडेक्स 16 से कम है तो वो आएगा शुष्क में। ठीक है, फिर 16 से 31, ठीक है, फिर 32 से 63, ऐसे आगे ऊपर की ओर बढ़ना है। तो 16 से कम है तो शुष्क में है, 16 से कम। यदि पीई इंडेक्स उसका 16 से कम आ रहा है तो किस में आएगा वो, शुष्क में। उसके बाद है अर्धशुष्क की बात करें 16 से 31, उसके बाद है 32 से 63, उसके बाद है 64 से 126 और 127 से अधिक। इस प्रकार से वर्षण प्रभाविता के आधार पर इन्होंने 5 आर्द्रता मंडल बताए। जैसे जहां पर यदि आपको ए संकेत मिलता है, ए संकेत, तो आर्द्रता मंडल कौन सा हो जाएगा, तर या अति आर्द्र, और वहां पे पी इंडेक्स यानी वर्षण प्रभाविता कितनी मिलेगी, 127 से अधिक। ऐसे ही 5 संकेताक्षर हैं, 5 आर्द्रता मंडल और 5 पीई इंडेक्स इन्होंने बताए थे। तो जहां पर ए संकेत आपको मिलेगा वहां पे अति आर्द्र जलवायु मिलेगी। इसका सीधा मतलब ये है, जहां पर ए संकेत मिलेगा वहां पे अति आर्द्र जलवायु, जहां पे बी संकेत मिलेगा वहां पे आर्द्र जलवायु, जहां पे सी संकेत मिलेगा वहां पे उपाद्र जलवायु। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि थार्नथवेट के आधार पर जो
सी प्रकार की जलवायु, कहीं कोई से भी पूछ सकता है, जैसे सी संकेताक्षर है उसमें पीई इंडेक्स कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 32 से 63, नीचे से ऊपर की ओर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्रम से आप ध्यान रखोगे तो आपको ध्यान रहेगा। 16 से कम, 16 से 31, 32 से 63, 64 से 126 और 127 से अधिक। ठीक है, तो ये है वर्षण प्रभाविता के आधार पर 5 आर्द्रता मंडल। इसके साथ ही इन्होंने कुछ संकेत और दिए हैं, जैसे मैं वो संकेत यहीं पे लिख देता हूं। इसमें है आर डी, उसके बाद है एस और उसके बाद है डब्लू। आर ई एस और डब्लू। देखो आर जहां पे मिलेगा तो वहां पे मिलेगी आपको पर्याप्त वर्षा। आर का मतलब है रेन। यदि आर ये छोटे संकेताक्षर हैं, इसके साथ में ये भी काम में लिए, जैसे कोपे ने लिए थे ना, अन्य संकेताक्षर कुछ कैपिटल लेटर्स में थे, कुछ स्मॉल लेटर में थे, ऐसे ही इनके कुछ तो ये हैं और कुछ इन्होंने ये काम में लिए। जहां पर आर देखने को मिलेगा वहां पे है पर्याप्त वर्षा। डी देखने को मिलेगा, आर का मतलब है रेन, डी का मतलब है ड्राई यानी कि सूखा, कम वर्षा, कम वर्षा। और एस का मतलब है शीतकाल में वर्षा, कोपेन वाला ही है ये तो, शीतकाल में वर्षा। और डब्ल्यू का मतलब है ग्रीष्मकाल में वर्षा। ठीक है, तो ये थे वर्षण प्रभाविता के आधार पर कुछ आर्द्रता मंडल और इनके साथ कुछ काम में लिए गए आपके संकेताक्षर। ठीक है, उसके बाद है आगे तापीय दक्षता। देखो पहले देखा आपने वर्षण प्रभाविता, अब दूसरा है तापीय दक्षता। इसको अपन कहते हैं टीई, उसको कह रहे थे पीई प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, इसको कहेंगे टेम्परेचर इफेक्टिवनेस, यानी कि इस क्षेत्र पर कितना तापमान है प्राप्त हो रहा है, कितना तापमान यहाँ से वापस जा रहा है, यानी कि जो इस क्षेत्र के तापमान ग्रहण करने की क्षमता है या इस क्षेत्र को कितना तापमान प्राप्त हो रहा है, उसे कह रहे थे अपन तापीय दक्षता। इस तापीय दक्षता के आधार पर भी इन्होंने कुछ संकेत दिए। देखो वर्षण प्रभाविता के आधार पर 5 संकेत, उसी के हिसाब से तापीय दक्षता के आधार पर इन्होंने 6 तापमंडल बताए पूरे विश्व में। तो इसके सूत्र की यदि बात करें तो सूत्र है इसका टीई बराबर टी माइनस 32/4। ये टेम्परेचर इफेक्टिवनेस निकालने का सूत्र है। इसमें यदि बात करें तो तापीय दक्षता के आधार पर तापीय दक्षता के आधार पर थॉर्नथ्वेट ने छह तापमंडल बताए, 6 तापमंडल बताए। तो 6 तापमंडल कौन कौन से हैं? पहले तो वही है संकेताक्षर, तापमंडल, और टीई इंडेक्स। संकेताक्षर कौन कौन से माने? देखो ए बी सी डी ई और एफ। इनमें इन्होंने ऊपर डैश लगाया है। देखो वर्षण प्रभाविता में सीधा था ए बी सी डी ई तक, और इसमें ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश और एफ डैश। इस प्रकार से इन्होंने ये माने हैं संकेताक्षर। इसके बाद तापमान की तापमंडल की यदि बात करें
तो तापमंडल बांटे हैं इन्होंने उच्च ताप या उच्च ताप, यहाँ पे उच्च ताप मिलता है, यहाँ पे मध्य ताप मिलता है, उच्च ताप मंडल या मध्य ताप मंडल या मध्य तापीय क्षेत्र कह सकते हैं, मध्य ताप मंडल। मध्य ताप, ठीक है। उसके बाद है सूक्ष्म ताप, उसके बाद है टैगा, उसके बाद है टुंड्रा, उसके बाद है हिमाच्छादित। यानी कि जहाँ पे ए डैश आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे उच्च तापमान पाया जाएगा, बी डैश देखने को मिलेगा वहाँ पे मध्य तापमान पाया जाएगा। इसको अपन उष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं, उष्ण कटिबंध, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक तापमान देखने को मिलता है, ठीक है। सी डैश जहाँ पे मिलेगा वो होगा सूक्ष्म तापमान, जहाँ पे डी डैश देखने को मिलेगा वहाँ पे होगा आपका टैगा जलवायु, ई डैश देखने को मिलेगा वहाँ पे होगा टुंड्रा, और एफ डैश देखने को मिलेगा वहाँ पे होगा हिमाच्छादित, ठीक है। सेम वही है, यहाँ पे भी आपको नीचे से ऊपर देखना है। यदि एफ की बात करें तो यहाँ पे होगा आपका 0 तापीय दक्षता, एफ 0 तापीय दक्षता। उसके बाद 1 से 15 टुंड्रा यदि है तो 1 से 15 तापीय दक्षता है। टैगा की यदि बात करें तो वो है 16 से 31, और सूक्ष्म ताप की यदि बात करें तो वो है 32 से 63, और यदि मध्यम ताप की यदि बात करें तो वो है 64 से 126, सॉरी, और उच्च ताप की यदि बात करें वो है 127 से अधिक, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने तापीय दक्षता के आधार पर कुछ तापमंडल बांटे, उनके संकेताक्षर दिए और उनके इंडेक्स दिए। 1 मिनट, हेलो, क्लास ले लो, 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो तापीय दक्षता के आधार पर थार्मोमीटर ने 6 तापमंडल बताए। ए डैश उच्च ताप या उष्ण कटिबंध, जिसमें 127 से अधिक तापीय इंडेक्स होता है, ठीक है। बी डैश में मध्य ताप, सी डैश में सूक्ष्म ताप, डी डैश में टैगा, और ई डैश में टुंड्रा, और एफ डैश में हिमाच्छादित, और उसके आधार पर ये तापीय इंडेक्स हैं। यहाँ से भी पूछा गया है कि सूक्ष्म ताप वाले क्षेत्र में उसका तापीय इंडेक्स क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है 32 से 63, ये इंडेक्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये था तापीय दक्षता, जो कि माना है किसने, थार्मथ्वेट ने। इनके आधार पर थार्मथ्वेट ने तापीय दक्षता, प्लस वर्षण प्रभाविता, सॉरी, तापमंडल और आर्द्रता मंडल, ऐसे लिखो, नहीं, आर्द्रता मंडल प्लस तापमंडल प्लस अन्य संकेत। पहले आर्द्रता मंडल, फिर तापमंडल, फिर अन्य संकेत को लेकर विश्व को 32 जलवायु प्रदेशों में बांटा, जलवायु प्रदेशों में बांटा।
आधार पर ठीक है। थार्मथ्वेट ने आर्द्रता मंडल प्लस तापमंडल, देखो आर्द्रता मंडल प्लस तापमंडल और अन्य संकेत के आधार पर विश्व को 32 जलवायु प्रदेशों में बांटा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, थार्मथ्वेट ने विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो थार्मथ्वेट ने विश्व को 32 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, तो ये था आपका थार्मथ्वेट का वर्गीकरण। अपन ने कोपेन का वर्गीकरण देखा, उसके आधार पर विश्व के जलवायु प्रदेश देखे कोपेन के आधार पर। ठीक है, उसके बाद अपन ने थार्मथ्वेट का वर्गीकरण देखा। और थार्मथ्वेट के वर्गीकरण के आधार, वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता, और उसके आधार पर उन्होंने कैसे कैसे विश्व को जलवायु क्षेत्रों में बांटा है वो अपन ने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो जलवायु वाला टॉपिक है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। क्योंकि देखो हम फिलहाल में जो क्लासें चल रही हैं ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को टारगेटेड चल रही हैं, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक हैं वो हम आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं। उसके बाद यदि बात करें, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, देखो हमने फिजिकल पढ़ लिया पूरा, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी ये ओशियनोलॉजी कंप्लीट हो गया आपका। ओशियनोलॉजी के बाद हम पढ़ने वाले थे क्या, ओशियनोलॉजी हो गया। उसके बाद अपन पढ़ने वाले ओशियनोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेट हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी, हाँ तीनों हो गए। फिजिकल आपका कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, इसके बाद अपन कंप्लीट करेंगे आपका कार्टो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा सबसे टफेस्ट टॉपिक है। सभी लोग पढ़ने में कतराते हैं और जहाँ तक है टीचर भी पढ़ाने में कतराते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा कार्टो जो कि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है यूट्यूब पे ही कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, और इस तरह से करवाऊँगा, मेरी गारंटी है यदि फर्स्ट ग्रेड में कोई टॉपिक आप कोई क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पूरी कार्टो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा और पूरी कार्टो यूट्यूब पे ही आपको कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।